तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 जो कि है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। इस पूरे चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे रिवाइज करने का। तो देखो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में आते हैं बाबू। ठीक है। तो इसमें देखो क्या कहानी बताया गया है। इन 1637 डेस्क्री क्या लिखा है, डिस्कार्टे गेव अ कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट एंड डिराइव स्नेल्स लॉ। तो देखो बाबू, तुम लाइट का डुअल बिहेवियर के बारे में जानता है कि नहीं? हाँ। एक होता है क्या, पार्टिकल नेचर। हम एकदम कंक्लूजन बता रहे हैं, ठीक पार्टिकल है। और एक पार्टिकल और एक वेव। ठीक है। वेव नेचर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लाइट को पार्टिकल के रूप में बताया गया था न्यूटन के द्वारा। किनके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। न्यूटन के द्वारा। ठीक है। तो पार्टिकल नेचर को कैसे दिखाएंगे, जैसे कि देखिए कोई भी पार्टिकल के जैसे कि कोई सरफेस में स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो जिस एंगल से स्ट्राइक कराएंगे उसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इस टाइप का बहुत सारा फिनोमिना को कंबाइन करके न्यूटन सर पार्टिकल थ्योरी, मतलब लाइट को पार्टिकल मानते थे। ठीक है। और चूंकि न्यूटन का उस टाइम बहुत ज्यादा चलन था, ट्रेंड था, ठीक है, तो न्यूटन का बात तो सब मानता था। ठीक है। इसके बाद एक नया साइंटिस्ट आए थे जो कि लाइट को वेव मानते हैं। क्या मानते हैं? वेव। अब देखो वेव कहने का मतलब क्या है कि जैसे समझो, जैसे कि कोई हम लोग रूम वगैरह में रहते हैं बाबू। ठीक है। हेलो, सुनो। या हाँ सर। हाँ, रूम वगैरह में रहते हैं मान लो, ठीक है, लाइट यहाँ पे नहीं भी आ रहा है और छोटा सा कहीं पे खिड़की है, ठीक है, वहां से डायरेक्ट लाइट नहीं आ रहा है, फिर भी तुम देखना रूम में है पूरा रोशनी फैल जाता है, फैलता है। हाँ हाँ। सर, होता है। तो लाइट तो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये न्यूटन के अकॉर्डिंग कहना था। ठीक है। लेकिन ये फैल कैसे रहा है, तो इसके लिए हम लोग के हाइजीन सर बोले कि लाइट कहने का मतलब पार्टिकल हो, पार्टिकल बोलते हैं, वेव हो सकता है। ठीक है। हाइजीन का कहना था। ठीक है। तो हाँ। अब हाइजीन तो उतना फेमस आदमी था नहीं उस टाइम, ठीक है, तो उसका बात को कोई मानेगा कैसे? अब हम भी मान लो, अभी अभी हमको कोई जानता भी नहीं है, हम कुछ वैसा बड़ा काम किए भी नहीं है, ठीक है, हम भी कोई नया चीज बताना चाहेंगे, कोई विश्वास करेगा? नहीं ना करेगा। वही बात था। तो वेब थ्योरी को देखो कैसे एक्सेप्ट किया, ये सब कहानी वगैरह है, ठीक है, न्यूटन वगैरह का यहाँ पे देखो कुछ कुछ है यही सब। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू एग्जाम के लिहाज से। ओके। मेन हम लोग को पढ़ना है हाइजीन प्रिंसिपल। हाँ ओके। सर। क्या पढ़ना है? हाँ भैया। हाइजीन प्रिंसिपल पहला। ठीक है। हाइजीन हाँ। प्रिंसिपल। हम्म। तो हाइजीन प्रिंसिपल को शुरू करते हैं। ओके। ज्यादा हम ये सब इंट्रो में टाइम नहीं दे रहे हैं, ये सबको थ्योरी पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है। हाँ भैया। तो देखो, वी वुड डिफाइन अ वेव फ्रंट। तो देखो, हाइजीन प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हमको जानना होगा वेव फ्रंट क्या होता है। ओके। ठीक है बाबू। देखो, हाँ भैया। समझो, सपोज हम लोग एक पानी में, ठीक है, पानी में एक कंकड़ को, स्टोन को डाल दिए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गोल गोल करके रिपल्स फॉर्म होता है ऐसे कुछ, देखा है ना पानी में कि नहीं देखे हैं? हाँ। खुशी देखे हैं, ठीक है। तो देख। इसमें क्या होता है, कोई एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, कहने का मतलब एक जगह नहीं रहता है, टाइम के साथ चेंज होता है। तो कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या होता है, ये सारा पॉइंट्स में इसका जो मैक्सिमा है एक जगह होता है। ठीक है। तो वेव फ्रंट का भी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का है, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, देखिए इधर है। देखिए, सच अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच ऑसिलेट्स इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। कहने का मतलब एक वैसा पॉइंट जो कि सेम फेज में है, ठीक है, सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है। कहने का मतलब देखो बाबू, यहाँ पे अगर तुम ये सर्कल तुमको डॉटेड लाइन से दिखाया, दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा मिटा के अभी देखो, हाँ। दिखाई दे रहा ना? तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट है, ठीक है, सबका मैक्सिमम एक कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या है, सेम है ना? हेलो, हाँ भैया। नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। ठीक है। सच है लोकस ऑफ पॉइंट, कहने का मतलब वैसा पॉइंट का ग्रुप, ठीक है, जहां पे सबका क्या हो, सब मतलब सेम फेज में ऑक्सीलेट करे। कहने का मतलब जैसे कि देखो इसका यहाँ पे सबका मैक्सिमा है, ठीक है, तभी ना वो ऊपर उठा हुआ है सब पानी। ठीक है। मतलब ऐसे समझो, एम्पलीट्यूड सबका क्या है, हर एक पॉइंट का एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम पे है, ऐसे समझो या अलग तरीके से समझो। तो ये है डेफिनेशन तुम्हारा वेव फ्रंट का। ओके।
वेव फ्रंट क्या हाँ होता है? एक वैसा पॉइंट होता है जहां जो कि जिसमें, कहने का मतलब कलेक्शन होता है सारा पॉइंट्स का, जिसमें कि हम लोग का जो पार्टिकल है वो सेम फेज में ओसिलेट करता है। ओके, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक। दस अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। कहने का मतलब वेव फ्रंट एक वैसा सरफेस है जिसका फेज क्या है? सेम है। समझ रहा है? नहीं समझा? हाँ थोड़ा समझो, समझे मैं। समझ में आ जाएगा समझ धीरे धीरे। क्या बोला समझे भी। राज बाबू, क्या बोला? समझ गए हाँ, वेव फ्रंट के बारे में तो बोले तुम लोग को सर। बताया था जी। ठीक है। अब देखो स्पेरिकल वेव क्या होता है। अब देखो कोई अगर मान लेते हैं कोई डिस्टरबेंस हम लोग क्रिएट किए, ठीक है, तो वो क्या होगा? एक 3D सरफेस में चारों ओर ऐसे फैलते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? स्फीयर बना रहा है ना जी। सर्कल ने इसको 3D में इमेजिन करना है तो क्या हो जाएगा? स्फीयर। ठीक है, तो इस टाइप का जो वेव होगा उसको क्या बोलेंगे? स्पेरिकल वेव। ठीक है जी, यहाँ बता रहा है। ठीक। हाइजीन्स का प्रिंसिपल में अभी आएंगे, पहले वेव फ्रंट क्लियर हुआ। वेव फ्रंट क्या होता है? कलेक्शन होता है सारे पॉइंट्स का जो कि सेम फेज में होता है। ओके, हाँ जैसे कि कोई डिस्टरबेंस हम लोग क्रिएट किए, ठीक है, तो उसका या मैक्सिमा या मिनिमा कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब जो जो पॉइंट का सेम रहेगा उस पॉइंट का कलेक्शन को, ठीक है, से जो हम लोग को एक लाइन या फिर जो भी सर्कल मिलेगा वो क्या कहलाएगा हम लोग का? वेव फ्रंट। ओके, समझे कि नहीं? हाँ भैया। वेव फ्रंट पहले समझ लो, हाँ उसके बाद अब देखो वेव फ्रंट के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो बाबू, हाइजीन्स प्रिंसिपल यहाँ से है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजीन्स प्रिंसिपल का कहना क्या है? हाइजीन्स प्रिंसिपल तो हम लोग पढ़ने के लिए वेव फ्रंट को जाने। ओके, हाँ हाँ, तो देखो हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या कहता है? ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। ठीक है, ऑफ द वेव। कहने का मतलब देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग डिस्टरबेंस क्रिएट किए। ओके, हाँ इस डिस्टरबेंस की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे एक वेव फ्रंट बना। ठीक है, तो वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट है ये एक सोर्स है। क्या है? सोर्स है। सोर्स है फॉर सेकेंडरी डिस्टरबेंस। ठीक है, मतलब ये भी डिस्टरबेंस को क्रिएट करेगा। ठीक है, सोर्स फॉर सेकेंडरी डिस्टरबेंस ऐसे लिखा है ना, है कि नहीं? हाँ समझ में आया? कहने का मतलब हर एक जो पॉइंट वेव फ्रंट का होता है वो एक अपने में एक सोर्स होता है डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए। ओके, ये कहना है किसका? हाइजीन्स का प्रिंसिपल का। ओके, हेलो राज हाँ भैया। बाबू। और वो हर एक डायरेक्शन में फैलता है। कहने का मतलब देखो ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, ये सपोज देखो यहाँ पे कोई, अभी देखो अभी ए पॉइंट लिए, ठीक है, ए एक पॉइंट है, तो ये क्या करेगा? डिस्टरबेंस को इस डायरेक्शन में भी करेगा, इस डायरेक्शन में भी। ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा है, हाँ दीज वेवलेट्स इमेनेटिंग फ्रॉम द वेव फ्रंट आर यूजुअली रिफर्ड एज सेकेंडरी वेवलेट। तो जब कोई वेव फ्रंट से निकलेगा जो कोई वेव, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट। एंड इफ वी ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट, और अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को एक नया पोजीशन मिलेगा वेव फ्रंट एट लेटर टाइम। टी टाइम के बाद क्या होगा? देखो वेव, इसका वेवलेट चेंज हो जाएगा ना, तो कहने का मतलब इसका एक नया पोजीशन मिलेगा। देखो ए डैश मिला ना, मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज। क्या चेंज हो रहा है? देखो यहाँ पे पढ़ो, दीज वेवलेट इमिनेटिंग फ्रॉम द वेव फ्रंट आर यूजुअली रिफर्ड टू एज सेकेंडरी वेवलेट। तो ये जो नया वेव निकल रहा है उसको सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। और अगर हम लोग टेंजेंट बनाएंगे टू ऑल ऑफ दीज स्पेयर्स, वी ऑब्टेन न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो हम लोग को एक नया पोजीशन मिलता है वेव फ्रंट का। इसका हम मस्त से शॉर्ट में लिखाए हैं राज बाबू, तुमको लिखाया था ना हाइजीन्स प्रिंसिपल, लिखा था जी। हाँ सर लिखे हैं। उसको पढ़ना, ठीक है, क्लियर हो हाँ जाएगा। हम नोट्स मांगे नहीं हैं उन लोग से। अच्छे से पढ़ के तो बताया थे। प्लेन वेव बता रहा है इसमें ना, इसके बाद क्या है? प्लेन वेव। तो देखो लार्ज डिस्टेंस ऑफ सोर्स, देखो समझो जी प्लेन वेव का कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे कि ये सोर्स है खुशी। ओके, ये क्या है? एक हाँ भैया। सोर्स है। सोर्स ठीक है। है, ऐसे वेवलेट वेवलेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है अपना, और ये फॉर्म होते होते दूर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं?
बहुत दूर चला हाँ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। जब बहुत दूर चला जाएगा तो ऐसे कुछ बनेगा ऐसे, ठीक है। और कुछ दूर होते होते ऐसे लगेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कहने का मतलब जब हम लोग का सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, ओके। हाँ, वेव फ्रंट से सोर्स का डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो हम लोग का जो ये वेव है, वेव फ्रंट जो है, ओके, क्या चीज, वेव फ्रंट है, वेव वेव फ्रंट, ठीक है। ये ऐसे लगता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो एक प्लेन में है, तो इस टाइप का वेव फ्रंट को क्या बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट या प्लेन वेव, क्या बोला है, प्लेन वेव बोला है। देखिए यहाँ पे पढ़िए थोड़ा सा, दूसरे कलर से हाईलाइट कर रहे हैं। एट अ लार्ज डिस्टेंस बोला कि नहीं, इनफाइनाइट को लार्ज डिस्टेंस बोला है, फ्रॉम फ्रॉम द सोर्स a small portion of a sphere can be considered as plane and we have what is known as plane wave, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्लेन वेव। सुन रहे हैं खुशी? हाँ भैया। देखिए अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। अगर हमको पता है, ठीक है, टी इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है, इफ वी नो, अगर सेप हमको पता है इनिशियल में कैसा वेवफ्रंट बना है, ठीक है, तो हाइजीन्स का प्रिंसिपल जो है वो हम लोग को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि टी टाइम बाद वो वेवफ्रंट कैसा होगा, ये भी हेल्प करता है, ये भी इसका बात है, ठीक है, हाइजीन्स प्रिंसिपल का। हाइजीन्स प्रिंसिपल्स इज एसेंशियली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस which give shape of wavefront at any time। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या बताता है, शेप ऑफ वेवफ्रंट, क्या चीज को बताता है, शेप ऑफ शेप ऑफ फ्रंट। वेवफ्रंट, ठीक है, वेवफ्रंट एट एनी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम। एनी टाइम। और ये कब बताता है, जब हम लोग को इनिशियल में टी इक्वल टू जीरो पे वेवफ्रंट का शेप जब पता हो, ठीक है। ये बात है, अब इसको कैसे निकालेगा ये सब है आगे थोड़ा सा। Thus, if we wish to determine the shape of wavefront I at t is equals to tau, अगर हम लोग इस टाइम पे अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं तो देखो क्या बोल रहा है, वी ड्रॉ स्पेयर ऑफ रेडियस वी टाउ। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए v है, v लेते हैं हम लोग स्पीड ऑफ वेवफ्रंट को, क्या चीज को लेते हैं, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ वेव। वेव, वेव वेव ही लीजिए, वेव फ्रंट मत लिखिए, वेव लीजिए, ठीक है। वेव कहने का मतलब देखिए खुशी, ये हम लोग का एक वेव है, ये दूसरा वेव है, ठीक है। तो ये कुछ v स्पीड से इस ओर आगे बढ़ रहा है, ओके। और इस v यहाँ से यहाँ जाने में इसको टाइम t लगा। तो हम लोग जानते हैं ना डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। टाइम। तो स्पीड क्या है, हम हाँ। लोग का वेलोसिटी है v और टाइम है t, तो v t क्या हो जाएगा, v t या फिर v टाउ जो भी लिया है वो हो जाएगा हम लोग का क्या, डिस्टेंस, ठीक है। मतलब हम लोग पोजीशन हाँ। को फाइंड आउट कर पाएंगे, तो यहाँ पे वही लिखा है कुछ, देखिए वी टी, ये डिस्टेंस क्या होगा, वी टी, ये भी वी टी होगा। और क्या किया है, और तो कुछ किया नहीं है ना। अच्छा और आगे देखते हैं। इफ वी नाउ ड्रॉ a common tangent to all these spheres we obtains a new position of wavefront at t equals to t, new wavefront shown g dash in figure, again spherical with point of center। इसमें बस सिंपल फंडा लगाया गया है, वेव का स्पीड हमको पता है, ठीक है खुशी, वेव का स्पीड v है, ठीक है। अगर इसको यहाँ से यहाँ जाने में t टाइम लगता है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट का हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना, ये पॉइंट टी टाइम में कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, स्पेरिकल, ऐसे ही बस निकालता है यही करके, और कुछ इसमें है नहीं ज्यादा। हाइजीन्स प्रिंसिपल थोड़ा देख लेना जी, पॉइंट्स वाइज, ओके। हम्म, हाँ भैया। इतना बता दिया, सर और अच्छे से लिखवाए पढ़ाई हैं करो। 5 पॉइंट। हाँ, लिखवाए हैं, तो तुम हमको भेजना, तो हम इनको शेयर कर देंगे, ठीक लिखवाए है। हैं, हाँ 3 पॉइंट। हमको फोटो खींच के भेजना, तो क्या लिखा है, सर ठीक। अब देखो आगे, ठीक। अरे हम लोग को भी याद नहीं रहता, ये सब भूल जाते हैं कभी कभी, अभी शुरू शुरू है ना, धीरे धीरे एक दो साल पढ़ाएंगे ना तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखो, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल, ठीक है। क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन प्लेन वेव का हाइजीन्स प्रिंसिपल से, ठीक है। हाँ।
इसका नोट्स मेरे पास रहता ना तो अच्छा था। तुम लोग को पूरा अच्छे से लिखा है ना राज? मेरी बहन दे ही नहीं रही है। हाँ, सर, लिखवाए हैं सर। ऐसे करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, पढ़ना पड़ता है पूरा। अच्छा देखते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव ना। हाँ। प्लेन वेव का रिफ्लेक्शन। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हाइजीन्स प्रिंसिपल टू डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो हाइजीन्स प्रिंसिपल से हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिराइव करेंगे। तो देखो सबसे पहले मान रहा है लेट पी पी डैश रिप्रेजेंट सरफेस सेपरेटिंग मीडियम वन एंड मीडियम टू। पी और पी डैश किधर किधर है? पी पी डैश एक लाइन है बाबू, देखो यहाँ पे अभी दिखा, हाईलाइट कर दिए। हाँ। ये क्या है? ये सेपरेट कर रहा है दोनों मीडियम को, ठीक है? क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। सेपरेट कर रहा है, ठीक है। ये बात पता चल गया। आप देखो अब आगे क्या बोल रहा है। लेट V1 एंड V2। V1 है स्पीड इन मीडियम वन, ओके। बाहर का मीडियम का स्पीड है V1, और जो अंदर का मीडियम का जो स्पीड है वो क्या है? P2। V2। और इसमें कंडीशन लिया है गया है कि ऐसा मान लिया गया है कि V2 क्या है? छोटा है किसका से? V1 से, ठीक है। कहने का मतलब हाँ। ये ऑप्टिकली रेरर मीडियम है। ऑप्टिकली रेरर। रेरर में क्या होता है? स्पीड ज्यादा होता है ना, और डेंसर में घट जाता है ना, यही ना पढ़े तो खुशी। ये है हाँ भैया। ऑप्टिकली। V2 क्या है? ऑप्टिकली डेंसर। ये सब कंसिडरेशन लिया गया है, ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए। अब देखिए अब आगे क्या किया गया है। फिर येलो कलर यूज करते हैं। V1 और V2 मान लिया गया, ठीक है। वी एज्यूम वेव फ्रंट ए बी प्रोपगेटिंग इन डायरेक्शन ए डैश ए बी। तो देखिए खुशी, ये हम लोग का वेव फ्रंट है ए बी। कौन सा वेव फ्रंट है? ए बी। AB। देखिए डायग्राम में जूम कर दे। नहीं दिख रहा। हाँ देखिए ये ए है और ये बी है, ये हम लोग का वेव फ्रंट है, ठीक है। तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये क्या होगा? ए वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जब ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस, इस बी को देखिए, बी को सी पॉइंट पे आने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं खुशी? हाँ। मान लेते हैं टाउ टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? टाउ टाइम, ठीक है। तो ये जो सब डिस्टेंस टाइम। होगा बीसी, बीसी बराबर क्या हो जाएगा? V1 टाउ होगा, क्योंकि इसका स्पीड है V1 और टाइम टाउ लग रहा है, ओके। तो V1 टाउ हो जाएगा हाँ। किसके बराबर? BC के बराबर, ओके। हाँ। अब देखिए जो टाइम यहाँ पे टाउ टाइम लगा, ठीक है, सुन रहे ना? हाँ भैया। ये टाउ टाइम में ये भी ए वाला पॉइंट से जो वेव फ्रंट होगा ये आगे बढ़ेगा कि नहीं सेकंड मीडियम में? उस टाइम में बढ़ेगा ना, वहीं पे वो थोड़ी रुकल रहेगा। हाँ। तो उस टाइम में इस ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसका डिस्टेंस होगा V2T, होगा ना। V2 है स्पीड इन सेकंड मीडियम, ठीक है। तो AE बराबर क्या हो गया हम लोग को? AE बराबर मिला V2 टाउ, ठीक है। और BC बराबर क्या मिला? V1 टाउ। ये बात समझ में आया? स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम वाला है, कुछ नहीं है, है कुछ? हाँ। नहीं भैया। और इंसिडेंट वेव फ्रंट हम लोग का कौन है? AB है। क्या है? AB। AB। AB है हम लोग का क्या? इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट समझ में आ रहा है ना? वेव फ्रंट बार बार बोल रहे हैं। अब देखो अब आगे हम लोग इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का अगर हम लोग को शेप डिटरमाइन करना है, वी ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ रेडियस V2T। तो अब हम लोग एक स्फीयर बनाते हैं V2T रेडियस का, फ्रॉम पॉइंट ए। कौन से पॉइंट से? ए से, ठीक है। द सेकेंड मीडियम द स्पीड ऑफ द वेव let CE represent the tangent drawn from the point C, CE। अच्छा, on the sphere then A is equals to V2T। ये तो बात पता है, AE बराबर V2T होगा ना, क्योंकि स्पीड वहां का क्या है? V2 स्पीड है, और टाइम उसी हाँ। टाइम पे निकाल रहे हैं। एंड CE would represent the reflected wave front।
तो देखिए ये हम लोग का क्या है खुशी, सीई जो वेव फ्रंट मिल रहा है, ओके, ये क्या है हम लोग का हाँ, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया है ना, हाँ, रिफ्रैक्टेड वेव वेव फ्रंट, फ्रंट। वेव फ्रंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साइन थीटा पता है ना, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच ना, 10th क्लास में यही ना पढ़े थे। हाँ, पी बाई एच हाँ, कहने का PYH। मतलब कौन सा ट्रायंगल में ले रहे हैं, देखो जी ए ई सी में, ए ई सी ट्रायंगल देखो तो राज बाबू, ए ई सी ए ये वाला ई एंगल 90 डिग्री है बाबू, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट हाँ, बनाया गया है। तो हाँ यहाँ सर। पे ए ई सी, ठीक है, क्या बोल रहा है, साइन आई, ए ई सी साइन आई, कैसे कर रहा है जी, इफ यू नाउ कंसीडर ट्रायंगल ए, अच्छा ए बी सी में ले रहा है बाबू साइन आई, ठीक है, यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल लिया है इसीलिए तो कंफ्यूज हो गए हैं। देखो ट्रायंगल ए बी सी और ए ई सी, सुना कि नहीं हाँ सर। खुशी, दो ट्रायंगल लिया गया है, ठीक है, हाँ भैया। तो ए बी सी में हम लोग ले रहे हैं हाँ, साइन आई, ठीक है, ए बी सी में अगर साइन आई निकाले तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है, तो यहाँ पे PYH। क्या हो जाएगा, यहाँ हाँ, पे ये हम लोग का बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ना, ये ना 90 का अपोजिट। तो साइन आई क्या होगा बताइए, अपने से देखिए, साइन थीटा होता है पी बाई एच, पी बाई एच मतलब बी सी बाई ए सी होगा, क्या होगा, BC/AC। कोई दिक्कत, तो देखिए यहाँ पे वही लिखा है बी नहीं। सी बाई ए सी, और बीसी की जगह में हम लोग अभी निकाले थे खुशी, क्या V1T निकाले थे ना, हाँ, तो वही किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से नीचे वाले ट्रायंगल में हम लोग निकाले हैं साइन आर, क्या निकाले हैं, साइन। साइन आर। अब देखिए आर को के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इधर वाला हम लोग का ईसी हो जाएगा बेस, समझ रहे हैं, और ये 90 का अपोजिट है ये वाला एसी हो जाएगा पर हाइपोटेनस, ठीक है, तो साइन आर हो जाएगा क्या, पी बाई एच, कहने का मतलब ए ई बाई ए सी होगा ना, ए ई बाई ए सी होगा कि नहीं, हाँ, तो ए ई का वैल्यू वी टू टी निकाले हैं कि नहीं, देखिए ऊपर में वी टू टी है ना, ए ई का वैल्यू PQT। दिखा कि नहीं दिखा, हाँ, दिखा। चलिए, तो वी टू टी बाई ए सी लिख लिए, ये दोनों बात में कोई दिक्कत, ये डेरिवेशन में कुछ नहीं किया, दोनों ट्रायंगल का साइन आई और साइन आर निकाले हैं, ओके, हाँ, ठीक है। और बात बाकी ये डायग्राम में कुछ दिक्कत है क्या, बोलिए, ये डायग्राम कैसे बनाया है इसको समझने में कुछ दिक्कत है, बोलिए, आई और आर कैसे कैसे लिखा है वो भी बता दे। देखिए हम लोग का क्या हो रहा है खुशी, ये हम लोग का इंसिडेंट रे है, ओके, हाँ, इंसिडेंट रे है। अब इस पॉइंट पे हम लोग इस प्लेन के अलोंग नॉर्मल बनाए हैं, तो ये जो ब्लू कलर से लाइन दिख रहा है ये क्या है, नॉर्मल, ओके, हेलो, हाँ भैया। हाँ ये नॉर्मल है, ठीक है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को एंगल आई बोलते हैं, इसीलिए आई लिख दिया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब देखिए इसको आई कैसे लिखा है इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, अब चूंकि खुशी ये वाला परपेंडिकुलर है, ओके, देखिए यहाँ पे हाँ, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ से लेके ब्लू से लेके यहाँ तक ये भी परपेंडिकुलर है, ओके, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, देखा दो गो चीज, नहीं दिखा, फिर से देखिए, दिखा। ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का ये बीच में जो एंगल मिल रहा है इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं खुशी, आई प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं, हाँ, और ये वाला को मान लेते हैं वाई, ठीक है, इधर जो छोटा सा है, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। हाँ, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिएगा तो आपका एक्स प्लस वाई बराबर आई प्लस एक्स होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा तो वाई बराबर क्या आ गया, आई, कहने का मतलब ये वाला एंगल वाई वाला की जगह में हम लोग भी लिख सकते हैं, इसीलिए लिखा है आई, समझे नहीं समझे। हाँ।
थोड़ा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ। हो जाएगा। अब देखिए दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन जो मिला ना, साइन आई का वैल्यू और साइन आर का। तो देखिए साइन आर। दोनों का डिनोमिनेटर में ऐसी है, खुशी कटेगा। राज बाबू, हाँ भैया। तेरा आवाज में अटक जाता है जी। तो चलिए, तो ये हो जाएगा v1/v2, इसमें कोई दिक्कत? नेटवर्क प्रॉब्लम है। v1/v2 कोई दिक्कत? नहीं। टी टी भी कट गया खुशी, ठीक है, टी टी भी देखिए कटा कि नहीं, हाँ। बस ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या किया गया है, पढ़ते जाना होगा तब क्लियर होगा। फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी गेट इंपोर्टेंट results that r is less than I, that is if the ray bends towards the normal, the speed of light wave of the second medium v2 will be less than the speed of light wave in the first medium v1. The prediction is opposite to the prediction from the corpuscular model, and later experiments show that the prediction of wave theory is correct. Now if c represents the speed of light in vacuum, then n1 बराबर c1/v। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात बताया जा रहा है, खुशी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ भैया। हाँ, इसमें क्या लिखा गया है, फ्रॉम दी एबव इक्वेशन, यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, साइन आई बाई साइन आर इज टू v1/v2, यही ना। हाँ। हम्म तो इससे पता क्या चल रहा है, इफ आर इज ग्रेटर देन आई, अगर हम लोग ऐसे कंसीडरेशन कर लेते हैं, ठीक है, अगर आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आई। लेस देन किसका से, आई से, आई से। ठीक है। तो रे क्या होगा, बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, किधर बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट वेव in the second medium v2 will be less than the speed of light wave in the second medium v1। कहने का मतलब हम लोग जानते हैं ना कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है तो घट जाता है, पढ़े है ना। तो वही बात को यहाँ पे हाँ। कहना चाह रहा है। ओके, रुके रुके, सुन रहे हैं खुशी? हाँ भैया। हाँ, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, उल्टा लिखा है क्या, देखिए देखिए, हमको याद आ रहा है, हम शायद उल्टा पढ़े थे। स्पीड ऑफ लाइट वेव इन दी सेकेंड मीडियम विल बी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट वेव इन द फर्स्ट मीडियम v1। अच्छा, सही है बोल रहा है ना, वही बोल रहा है ना वही खुशी, तो है। सही है ना। हाँ V1। हाँ, इसके बाद देखिए दिस प्रिडिक्शन इज अपोजिट टू द प्रिडिक्शन फ्रॉम कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट, एंड एज लेटर एक्सपेरिमेंट shows that the prediction of wave theory is correct। तो ये प्रिडिक्शन अपोजिट था कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट से, तो इसको देख पढ़ना होगा, कॉर्पस्कुलर मॉडल ऊपर में हम लोग छोड़ दिए हैं, ठीक है। क्या कहता है कॉर्पस्कुलर मॉडल, उसको देखना पड़ेगा सबसे ऊपर में, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ लिखा है कुछ ही, पहला लाइन यहाँ पे अभी हम आ, तीसरा चौथा लाइन में देखिए हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। इसमें क्या लिखा है, अगर द कॉर्पस्कुलर मॉडल प्रिडिक्टेड दैट इफ रे ऑफ लाइट, ठीक है, ऑन रिफ्रैक्शन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता होता है ना। हेलो, है। हाँ भैया। इसी का अपोजिट दिया हुआ है। ओके, अभी देखिए हाईलाइट कर दिए, ठीक है। तो कॉर्पस्कुलर मॉडल का कहना यही था कि जब रेरर से, ठीक है, रेरर से डेंसर में जाएगा, ठीक है, लाइट, तो लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा, लाइट का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ओके, नहीं है। यही बात को यहाँ पे बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये सब कहानी वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इफ सी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट, अगर सी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में बता रहा है तो n1 बराबर क्या होगा, c/v1, जहाँ पे n1 को क्या बोलते हैं,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ये 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N2 बराबर हो जाएगा C/V2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तो आप पहले भी पढ़े हैं ना। हाँ भैया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, बस वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना टाइम से उसका स्पीड ज्यादा है या कम है। हमेशा कम ही होता है, वही रेशियो को बताता है ना खुशी। हाँ भैया। हम्म, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये स्नेल्स लॉ भी इसको बोला जाता है ना। इन दोनों को अगर हम लोग N1 साइन आई, देखिए चूंकि देखिए साइन आई बाई साइन आर हम लोग को मिला क्या, V1/V2 मिला ना ऊपर में। देखिए समझने का कोशिश कीजिए, सब हाँ। यहीं से आया है, कहीं कोई जादू नहीं है, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर क्या मिला है खुशी ऊपर में, V1/V2, ठीक V2। है। और अभी हम लोग को क्या मिला है, देखिए अभी N1 N1 प्लस बराबर N1 V1। बराबर C/V1 मिला है ना। N1 बराबर क्या मिला है, हाँ। C बाई, C/V1। हाँ N1 बराबर मिला है C/V1। तो V1 बराबर क्या होगा खुशी यहाँ से, V1 C/N1 बराबर होगा, हो जाएगा C/N1। हाँ। इसके जगह में क्या पुट कीजिएगा, V की जगह में C/N1 और इसके जगह में C/N2 कीजिएगा। C से C कटेगा, हाँ। C से C कटेगा, तो आपको मिलेगा यही वाला N2 साइन आर, क्या मिलेगा, N2 साइन आर इधर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मिलेगा N1 साइन आई, क्या मिलेगा N1 साइन आई। आई। समझे कि नहीं समझे। हाँ। इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं, जो कि आप 10th क्लास में डायरेक्ट पढ़े थे। हाँ। फर्दर λ1 λ2 अगर वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है मीडियम 1 और मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू λ1 λ2 बिकॉज ऑफ इरेस्ट B has reached C in time t, then crest of A should have also reached does λ1 by λ2, ये निकाल रहा है ना, इक्वल्स टू BC/AE इक्वल्स टू V1/V2। अच्छा ये भी होता है, इसको पढ़ना होगा, देखिए फिर से पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, अगर λ1 और λ2, ओके, लेमदा से हम लोग किसको दिखाते हैं खुशी, लेम्डा से वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ ठीक को है। ना। हाँ हाँ, वेवलेंथ डिनोट्स दी वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ, तो λ1 मीडियम 1 का वेवलेंथ को बता रहा है और λ2 मीडियम 2 का। एंड हाँ। इफ द डिस्टेंस BC इज इक्वल टू λ1, अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, BC क्या है, λ1 का डिस्टेंस। कहाँ है डायग्राम हम लोग का, यहीं पे है ना। अच्छा हाँ। तो BC अगर क्या है, λ1 है, ठीक है, हाँ। वही लिखा है देखिए, BC is equals to λ1, then the distance AE will be equals to λ2। तो कहने का मतलब इसमें यही बता रहा है कि अगर हम लोग BC को λ1 मान रहे हैं तो AE को क्या मानना होगा, λ2। तो λ1/λ2 क्या हो जाएगा, BC बाई AE, ए। ठीक है। λ1/λ2 क्या हो जाएगा, λ1/λ2 इक्वल्स टू BC बाई AE, और BC ए। बाई AE अभी हम लोग निकाले हैं, क्या होता है V1/V2, नहीं कैसे निकाले हैं, बी से नहीं निकाले हैं कुछ। नहीं। हम्म साइन आई साइन आर बाई V2। साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर होगा, BC/AE के बराबर नहीं होगा खुशी, देखिए तो यहाँ पे, हाँ। तो ये आ जाएगा V1/V2, क्या आएगा, देखिए आया हुआ है ना। V- हाँ। तो इसी को लिख दिया क्या, V1/V2, समझे। V2। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, हाँ। λ1/λ2 इज टू V1/V2, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, V1 बाई λ1 लिख सकते हैं इसको, V1/λ1 इज टू V2/V2।
लेमदा टू ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ हम्म। राज बाबू सुन रहा है कि सो गया? सुन रहे हैं सर। सुन रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। थोड़ा ध्यान दो, है हाँ ना। सर। द वेवलेंथ एंड द हाँ स्पीड ऑफ सर। प्रोपगेशन डिक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। क्या बोल रहा है? द एबव इक्वेशन इम्प्लाइज दैट व्हेन वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड, तो देखो इससे हम लोग को यही पता चल रहा है बाबू कि जब हम लोग का जो वेव है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, दूसरे। तो इसका क्या चीज चेंज होता है? देखो, वेवलेंथ और स्पीड चेंज होता है, घट जाता है, ठीक है। वेवलेंथ मतलब लेमदा चेंज होगा और वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? फ्रीक्वेंसी। क्या चीज? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। सेम। और एक बात देखिए, फ्रीक्वेंसी से हमको याद आया, आप लोग को ट्रांसफार्मर पढ़ाया था ना खुशी? हाँ भैया। ट्रांसफार्मर में भी ये वाला बात आता है, ठीक है, थोड़ा सा बता दे रहे, ज्यादा नहीं। ट्रांसफार्मर में भी हम लोग का क्या करता है, वोल्टेज और करंट को चेंज करते हैं ना। हाँ जैसे कि स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा और करंट को कम कर देगा, लेकिन देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी जो हर्ज में रहता है ना, वो रिमेन सेम होता है। हाँ इसमें भी ट्रांसफार्मर में क्या चीज सेम रहता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ देता है एमसीक्यू सब में, क्या चीज सेम रहता है, तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन एट रेयर मीडियम, रेयर मीडियम में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, फिर क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय प्लेन सरफेस। खाली रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ना है ना। फिर है डॉपलर इफेक्ट। अब धीरे धीरे मजा आएगा, थोड़ा सा खाली देख लीजिए थोड़ा सा, इसके बाद इधर थोड़ा इजी लगेगा। हम लोग का क्या है, ये सब है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन सबका कॉन्सेप्ट है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सब आएगा। चलिए इजी लगेगा, अब बस थोड़ा सा एक दो एक्सपेरिमेंट देख लेना है, ठीक। ठीक है खुशी? हाँ भैया। तो इधर ऊपर वाला समझ में आया कैसे कैसे किया ये सब काम? सारा काम तो बताते गए हैं। हाँ कैसे लिखा यहाँ तक पूरा क्लियर करा दिए, ठीक है। पढ़िएगा एक बार और अच्छे से, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन एट रेयर मीडियम, टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन एट रेयर मीडियम। मतलब रेयर मीडियम में करा रहा है, रेयर मीडियम मतलब जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है ना। तो देखिए वी नो दैट, वी नाउ कंसिडर द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव एट रेयर मीडियम, दैट इज v2 इज ग्रेटर देन v1। V1। हाँ, v2 बड़ा होगा क्या चीज से? v1 से ना। V1 से। हाँ क्योंकि V1 क्योंकि देखिए डेंसर है ना। ये हम लोग का ऊपर वाला है डेंसर मीडियम, और नीचे वाला क्या है? रेरर। अभी रेयर उल्टा मीडियम। केस ले रहे हैं, ठीक है, रेरर, और ये हम लोग का हाँ डेंसर। और ये ऊपर वाला जो डेंसर है इसको हम लोग v1 मान रहे हैं, और नीचे वाला को v2, ठीक है। रेयर। तो v2 का हाँ स्पीड V। क्या है, ज्यादा है किसका से?